ये चारों बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेटा फिफ्थ नंबर के बायोमोलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर ही आता है। क्योंकि आपको पता होगा बेटा 99% जो एंजाइम्स होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं। 1% को छोड़ के जो कि आरएनए नेचर का होता है उसको हम राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें जो है वो प्रोटीन से बनी हैं। मतलब एंजाइम जितनी भी आप जानते हैं सब के सब प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंजाइम। और एंजाइम क्या है बेटा? एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है, याद रखना कि ये जो एंजाइम है, अच्छा एंजाइम को बहुत सारे नाम है बेटा। एंजाइम को उत्प्रेरक भी कहते हैं। यदि हिंदी में हम बात करें तो उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। उत्प्रेरक हो गया, किण्वक भी बोलते हैं मगर फर्मेंटेशन में यूज होती है। ठीक है, चलिए एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, एंजाइम एक क्या है बेटा? बायोकैटलिस्ट है। अच्छा, बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा कि ये जो है वो बोल देते हैं, बायो का मतलब हो जाएगा जैव, और जैविक क्रियाओं को या जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करता है, तो जैव उत्प्रेरक के नाम से भी इसको जानेंगे। ठीक है, तो एंजाइम एक तरह का जैव उत्प्रेरक होता है जो, देखो जैविक क्रिया, ठीक है जैविक क्रिया की बात करेंगे। अच्छा, जैविक क्रिया में आप लिख देना बेटा बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, या फिर हमारे बॉडी में जो कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे बेटा रासायनिक। ठीक है, रासायनिक क्रियाएं जो चलती है, ठीक है रासायनिक क्रियाओं। तो अभी एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है जो जैविक क्रियाओं या केमिकल रिएक्शन के दर को, दर को मतलब उसके स्पीड को बेटा, रेट को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ये क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। सिंपल सा मैंने यहां पे क्या कर दिया है? डेफिनेशन पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे एक स्टेटमेंट है भाई, सभी एंजाइम, सभी एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं या प्रोटीन से बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम को छोड़कर, छोटा सा ग्रुप ऑफ एंजाइम को छोड़कर, जिसे राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, राइबोजाइम कहेंगे। हिंदी में लिख देता हूं बेटा राइबो, और ये हो जाएगा आपका जाइम। ठीक है, तो राइबोजाइम किसका बना है? एग्जाम में पूछता है बेटा, आरएनए का बना है। राइबोजाइम भी, अच्छा यहाँ पे सिंपली मुझे समझ में आ रहा है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन बना लेते हैं। यहां पे बोलना 99% जो एंजाइम है और बचा हुआ 1% जो एंजाइम है, 99% बना हुआ है बेटा आपके प्रोटीन से। ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। मात्र 1% है जो किससे बनता है? आरएनए से बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ एंजाइम को छोड़ करके जो मैक्सिमम एंजाइम होता है बेटा, वो प्रोटीन से ही बना होता है। इसके अलावा कोई भी चीजें आपका एंजाइम नहीं बना सकता। ठीक है, अब यहां पे एक बंदे का, एक एंजाइम का नाम याद रखेंगे बेटा, जाइमेज। ठीक है, जाइमेज। ठीक है भाई, जाइमेज एंजाइम, और एक हो जाएगा बेटा यूरिएज। ठीक है, क्या बोल देंगे? यूरिएज। तो जाइमेज और यूरिएज एंजाइम को याद इसलिए रखना है, इस दुनिया में पहली बार किसी एंजाइम को डिस्कवर किया गया है, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम खोज
किस एंजाइम की हुई बेटा? ज़ाइमेज की हुई है। मगर यदि किसी एंजाइम को पहली बार आइसोलेट करके निकाला गया हो तो वो आपका यूरिएज एंजाइम होता है बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया गया फर्स्ट एंजाइम है बेटा। क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया हुआ पहला एंजाइम है आपका यूरिएज। तो एक याद रखना जाइमेज और एक याद रखना बेटा यूरिएज। ठीक है, और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी सॉरी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बस कुछ को छोड़ के। तो कुछ में से यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि क्या क्या चीजों को आप कुछ में ले सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब एक सिंपल सा एंजाइम का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस तरह से चलता है बेटा? तो देखो, एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट को या कारक को, ठीक है भाई, सबस्ट्रेट है E प्लस एस, ई से क्या? तो आप बोलना ये एंजाइम है। एस क्या है बेटा? ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब रिएक्शन करता है तो ES कॉम्प्लेक्स बनता है। ES कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ गए कि भैया एंजाइम सबस्ट्रेट क्या हो गए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हो गई। ठीक है, अब ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद बनता है बेटा देखो आपका जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, और बन जाएगा EP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर आपका प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया है कि भैया हमने इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया है किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, हमने कारक को क्या बना लिया बेटा? उत्पाद बना लिया है। ई का मतलब होता है यहाँ पे, मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोडक्ट, और ई का मतलब तो आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा? एंजाइम है। अब इसमें मजे वाली बात मैं बता रहा हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक क्रिया में जितना अमाउंट ऑफ एंजाइम का लोगे उतना ही रिमेनिंग अमाउंट रहता है, इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं भाई, मान लो एंजाइम 0.05 माइक्रोग्राम रहा होगा, तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी 0.5 माइक्रोग्राम ही है, इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एंजाइम, ठीक है, क्या करता है? रासायनिक क्रिया की, ठीक है, रासायनिक क्रिया के लिए, एक मिनट, रासायनिक क्रिया के दर को क्या करता है बेटा? उत्प्रेरित करता है, मतलब बढ़ाता है। ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन के बाद या रासायनिक क्रिया के बाद, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, चलो, रासायनिक क्रिया के बाद एंजाइम की जो मात्रा है बेटा, ठीक है, एंजाइम की मात्रा प्रारंभिक मात्रा के बराबर होती है, प्रारंभिक मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक मात्रा के बराबर होती है मतलब कि इनका जो कंसंट्रेशन है बेटा नॉट चेंज्ड, विदाउट चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, वो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, और इस तरह से वो केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करता है। मतलब जितना एंजाइम आपने यूज किया था पहले, वो पूरा का पूरा एंजाइम वापस आ जाता है। ये तो कमाल की बात हो गई। ठीक है, कमाल की बात यह है कि भैया कंसंट्रेशन तो कम हुआ ही नहीं, और हमको जो चाहिए था प्रोडक्ट, वो तो आपके सामने दिख रहा है, प्रोडक्ट बन गया है। कितनी बेहतरीन बात है। मगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपोनेंट है, वो कितने स्पीड से आपके मेन कंपोनेंट में चेंज होगा? ठीक है, कितने स्पीड से चेंज होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पे हम मेंशन करते हैं एक चीज को,
कि अपन क्या कर सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पे फिर से नोट कर सकते हैं बेटा कि एंजाइम की क्या क्या खास बात होती है। याद रखना कि यदि ये एंजाइम 1 है तो ये सबस्ट्रेट 1 से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। याद रखना, एक एंजाइम एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट से यहां पे क्रिया करता है बेटा। ठीक है, मतलब यदि मान लो इसका E1 रख दूं, इसका E2 रख दूं, तो दूसरे सबस्ट्रेट से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ये जो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। अच्छी बात है। अच्छा, जो आपके एंजाइम है बेटा, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसको बोल सकते हो स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। हिंदी में बोले तो किसी भी एंजाइम का त्रिविमीय जो संरचना है वो फिक्स होती है बेटा। ठीक है, संरचना जो होती है एकदम फिक्स्ड होती है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में वो हमेशा प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, तो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ये तो मेन काम है। ठीक है, और बेटा ये मतलब इसकी जो सक्रियता है, ठीक है, एंजाइम की जो सक्रियता है या फिर एक्टिविटी है, ठीक है बेटा, किसी कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि सक्रियता पीएच पे, ठीक है, यदि हम बात करें टेम्परेचर पे, इन सभी कारक पर क्या करती है, बोल सकते हैं अपन, निर्भर करती है बेटा। ठीक है, ये उन कारकों पे निर्भर करता है, बहुत डिपेंडेंट होती है। इस तरीके से इनका जो सिनेरियो है वो चलता है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कंडीशन को देखते हैं। ये तो हो गई। अच्छा, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे नोट की है बेटा, ये क्या है, तो एंजाइम की प्रकृति है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या उसके एंजाइम की क्या बोल देते हैं बेटा, गुण कह देते हैं। इनके कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बहुत सिंपल तरीके से इसको लाइन बाय लाइन नोट करना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा पॉइंट आएगा। ठीक है, ये तो हो गई बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एंजाइम्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि मान लो, नेक्स्ट पेज में आता हूं मैं, मान लो कि हमारे पास एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, एक शेप बनाते हैं एंजाइम का। ये है बेटा एंजाइम, एंजाइम का कलर चेंज कर दो, ये एंजाइम है। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, इस एंजाइम को मैं फुलफिल भी कर देता हूं, बहुत बेहतरीन बनेगा भाई। चलिए, फील कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, इस एंजाइम में एक जगह पे बेटा एक्टिव साइट है। कहां पे एक्टिव साइट है देखना, तो इस जगह पे आपको मिल जाएगा एक्टिव साइट, यहां, ये इस जगह पे। ठीक है, इसको भी फुलफिल कर दो आप किसी कलर से, ताकि दूर से दिखे। अब सुनो, ये पूरा स्ट्रक्चर कौन है, तो बोलोगे एंजाइम है। ठीक है, और ये कौन है बेटा, तो ये वो जगह है जहां से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, और इसी जगह को हम नाम रखेंगे क्या, एक्टिव साइट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव साइट, या फिर हिंदी में बोलोगे तो बोल देना सक्रिय। ठीक है, सक्रिय साइट होता है बेटा, सक्रिय जगह होती है जहां से सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो मान लो कि भैया ये हमारा डायग्राम, इसको पकड़ लो। ठीक है, दो डायग्राम को पकड़े, अपन ने कॉपी किया, यहां पे सेट कर दिया। ठीक है, एक मिनट, ये हो गई बात, ये एंजाइम आ गया। अब इस एंजाइम में उस बंदे को लाओ जो जाके बाइंड होगा। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि भैया ग्रीन कलर का एक हम सबस्ट्रेट बना लेते हैं जो उसी जगह पे जाके बाइंड करेगा, इसको भी फिल करा देते हैं। चलो, कौन सा कलर से, ग्रीन कलर से। ये देखो, ये ग्रीन कलर का कंपोनेंट जाएगा
और जाके बेटा इस जगह पे क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। अब ये कौन है यार, ये जो अंदर में बंदा दिख रहा है वो कौन है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में ही जाके बाइंड करेगा, या कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम में आके बाइंड करता है। कोई दूसरा सबस्ट्रेट इमेजिन करो, यहां पे कोई दूसरा सबस्ट्रेट बना लो, ये लो, ये दूसरा सबस्ट्रेट है बेटा। ठीक है, इसको भी फिल कर देते हैं कलर से किसी, चलो पिंक कलर का बना देते हैं। इसका शेप डिफरेंट है ना, शेप जो है वो अलग दिख रहा है मुझे, तो याद रखना नॉट एबल टू बाइंड, नॉट एबल टू क्या बोल दूंगा बेटा, बाइंड, मतलब ये वाला सबस्ट्रेट बिल्कुल बाइंड नहीं कर सकता, दोनों की सिमेट्री सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों की सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो इमेजिन करो कि भाई अब ये एंजाइम जो है वो बाइंड हो चुका है, ये बाइंड हो गया है, तो यहां पे देख लो, क्या मैं इसको कह दूं ES, अच्छा एक मिनट, यहां पे नहीं रखना है इसको, दूसरी जगह रखते हैं। ठीक है भाई, यहां पे रखते हैं बेटा, क्या मैं इसको ES कॉम्प्लेक्स कह दूं बेटा, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बाइंडेड है। तो जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड करता है बेटा, तो बाइंडिंग से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होने से क्या हुआ, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि यहां क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन एंड रीफॉर्मेशन। ठीक है, बंध का बनना और टूटना, कोई ना कोई बंध है जो बनता है और टूटता भी है बेटा, बनना और टूटना दोनों होता है, और इसी के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है बेटा, तो उसका नाम रखते हैं बंध एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रखते हैं। ठीक है, बंध के टूटने से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसको बंध ऊर्जा या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं बेटा। इसी बाइंडिंग एनर्जी का यूज, बात समझना, इसी बाइंडिंग एनर्जी का यूज करता है कौन, एंजाइम। अब सुनो ध्यान से, एंजाइम किसी काम को फास्ट करता है। ठीक है भाई, एंजाइम, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तुमने कहा एंजाइम किसी क्रिया के दर को, किसी क्रिया के दर को, ये देखो, कम लागत में, अब मैं बोलूंगा कम लागत में मतलब क्या है भाई, मतलब कम खर्चे में कैसे। मैं ये कहता हूं कि काम को 10 मजदूर 10 घंटे में करते हैं, मगर 2 मजदूर ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उसी काम को उतने ही टाइम में, ठीक है, 2 लोग कर लेते हैं, मतलब वो 2 लोग एक्सपर्ट है ना। तो यहाँ पे एंजाइम भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, ये टाइम कम लगाता है और पैसे का खर्चा भी कम होता है। देखो, एंजाइम किसी क्रिया, ठीक है, के दर को कम लागत में करता है, तो यहाँ पे एंजाइम किसी क्रिया को, 1 मिनट, 2 बार हो गया क्या, ठीक है, 2 बार हो गया है। एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया को, रासायनिक लिख देते हैं, क्रिया के दर को कम लागत में पूर्ण करती है। कैसे, यही तो सवाल है ना, कि कैसे, कैसे ये कम लागत में पूर्ण करती है, कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेती होगी ना। तो ये है बेटा, जब भी कभी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वहां पे ऊर्जा रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी। और इसी देखो, कम लागत, यहां पे एक टर्म्स लिखा हुआ है, ये कम लागत मतलब ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। एंजाइम रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी या लागत कम लगती है, तो लागत कम कैसे करें, ठीक है। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, कम करने के लिए एंजाइम क्या करता है बेटा, इस बंद ऊर्जा को, बाइंडिंग एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, एंजाइम बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है बेटा, यूज करता है।
समझ में आई बात? इसीलिए एंजाइम कम ऊर्जा में भी प्रॉपर काम करता है, उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, जब भी कभी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को एंजाइम पकड़ लेता है और कम ऊर्जा का यूज करके वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। सुनना ध्यान से, एंजाइम का मेन काम क्या है? एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेशन ऊर्जा या फिर एनर्जी को क्या करता है बेटा? कम करता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम ये करता है बेटा तुम्हारा एंजाइम, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में किसी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉडल, एक जो एग्जांपल है मैंने आपको बताया है। चलिए केमिकल रिएक्शन या एंजाइम रिएक्शन की बात करते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है भाई, एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये ग्राफ को आप समझ गए तो मान के चलना कि एंजाइम रिएक्शन आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहां पे हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लो इसको x मान लो, इसको आप y मान लो। ठीक है, यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और नीचे में लेबल कर लेंगे आप क्या? एक मिनट, इसको पहले थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है भाई, नीचे में लेबल कर लेंगे बेटा रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया किस लेवल पे आगे बढ़ रही है उसको हमको देखना है। तो एक हम बेस मान लेते हैं, इसको हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन बेस है, इससे हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक कहलाएगा एंजाइमेटिक, और जो बिना एंजाइम के है तो नॉन एंजाइमेटिक कहलाएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन बेटा स्टार्ट हुआ, इसका स्पीड बढ़ा और ये आ गया आपका डाउन, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसे स्टार्ट हुआ, ये देखो, और ये ह्यूज लेवल पे ऊपर गया बेटा, और डाउन होकर के धीरे से क्या हुआ? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। दो केमिकल रिएक्शन दिख गई। अब यहां पे हम बात करें एनर्जी, ऊर्जा कहां ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो ऊर्जा कहां कहां पे ज्यादा लग रही है, एक को यहां से पॉइंट आउट करके बनाते हैं, इतना ऊर्जा लग रहा है रेड कलर में जो दिख रहा है वो, और एक ऊर्जा को अपन बना लेते हैं बेटा व्हाइट कलर से बना लेते हैं, यहां पे एनर्जी इतनी लग रही है। अब मुझे बताओ, ये दो केमिकल रिएक्शन है मान के चलो, मुझे बताओ किस में ऊर्जा ज्यादा लग रही है। मुझे लगता है इस वाले में। ठीक है, इस वाले में जो एनर्जी है बेटा वो ज्यादा लग रहा, और ये व्हाइट वाले में जो एनर्जी है वो क्या लग रहा है बेटा? कम लग रहा है। अब बताओ, जहां पे एंजाइम काम करता है वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी या ऊर्जा कम लगता है, तो जिसमें कम लग रहा है वो क्या है? रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ये वाला जो कम लग रहा है आपको, ये क्या है बेटा? रासायनिक क्रिया है। रासायनिक में एंजाइमेटिक क्रिया बोल सकते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है उसको हम कहते हैं बेटा एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है यहां, और यहां क्या हो रहा है तो बोलना नॉन एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम के, बिना एंजाइम के केमिकल रिएक्शन हो रहा, इसीलिए यहां पे ऊर्जा की जरूरत ज्यादा है। मगर जहां पे एंजाइम प्रेजेंट है वहां पे कम ऊर्जा में भी केमिकल रिएक्शन चल जा रहा है। ये लाल कलर में जो मेंशन्ड है बेटा, ठीक है, ये रेड कलर में जो मेंशन्ड है ये क्या है? एक मिनट, इसको हटाओ, एरो लेके आ जाओ। ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो ऊर्जा है, ये व्हाइट कलर में दिख रहा है वो ऊर्जा है। तो बेटा रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है? ये एक तरह का एक्टिवेशन एनर्जी है, अब एंजाइम की अनुपस्थिति में। ठीक है, मैंने कहा एंजाइम की एब्सेंस में, ठीक है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। और इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं।
ठीक है, इसको टिल्ट करके इधर ले आते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये क्या है, तो एंजाइम के प्रेजेंस में। अच्छा अच्छा, एक मिनट, दब रहा है क्या? हाँ ये दब रहा है, एक मिनट, इसको बोल देते हैं यहाँ एंजाइम के, इसको पहले इरेज कर दो, एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन, ये क्या है बेटा, एनर्जी है। ठीक है, तो ग्राफ देख के आपको बताने आना चाहिए कि कौन एंजाइमेटिक, जहां ऊर्जा ज्यादा लग रही है वो नॉन एंजाइमेटिक है, जहां ऊर्जा की आवश्यकता कम है बेटा वो रश एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन होती है। तो जो नीचे दिखेगा वो एंजाइमेटिक, जो ऊपर दिखेगा वो नॉन एंजाइमेटिक। जो ऊर्जा ज्यादा लग रही है उसको बोल देना एंजाइम की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी है, और यदि ऊर्जा कम लग रही है तो बोल देना एंजाइम के प्रेजेंस के कारण उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ को भी रीड करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बेटा, एंजाइम के अलग लेवल में जाते हैं। अभी जितना हमने कवर किया है उसको ये मान लो ये सिर्फ एक तरह का क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हायर लेवल में इसको क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है बेटा एंजाइम काइनेटिक्स। क्या नाम है, एंजाइम काइनेटिक्स नाम है बेटा। अब ये एंजाइम काइनेटिक्स क्या है? ठीक है, जब भी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में दो चीजों को डील करना है। एक है बेटा एनर्जी, ठीक है, एक हो गया आपका ऊर्जा, और दूसरा बेटा एवं जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, ऊर्जा एवं रासायनिक, ठीक है, रासायनिक क्रिया के दर को। एक तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी का, दूसरा हम बात कर रहे हैं रासायनिक क्रिया के दर के बारे में। ठीक है, रासायनिक क्रिया के दर के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एंजाइम काइनेटिक्स के रेंज में रखेंगे। दैट मींस डील्स विद द एनर्जी एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंजाइम काइनेटिक्स। और एंजाइम काइनेटिक्स को समझने के लिए आपको बेटा मैकलीज मेंटेन इक्वेशन जानना पड़ेगा, जिसको नाम नहीं जानोगे तो भी ठीक है, एमएम इक्वेशन बोलना। ठीक है, एमएम इक्वेशन बोलता है बेटा V इज इक्वल वी मैक्स, V इज इक्वल वी मैक्स, ठीक है, इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन, यहां पे आ जाएगा आपका Km वैल्यू आ जाएगा, V मैक्स अपॉन Km है, प्लस इंटू नहीं, यहाँ पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टेबल, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये काम का बेटा एग्जाम में आता है कि भैया एंजाइम के ऊर्जा और उसके दर को जानने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो V इज इक्वल हमने यूज किया है यहाँ पे, क्या है बेटा, Vmax इंटू एस, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। अब ध्यान दो, V इज इक्वल क्या है, ठीक है, Vmax क्या होता है, उसके बाद में Km वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद में बेटा ब्रैकेट में यदि सबस्ट्रेट को लिखें तो उसका मतलब क्या होता है, इन चारों का नम जाने। V का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी, या तो सिंपली यदि जानना चाहो तो बोल देना एंजाइम की स्पीड की बात हो गई, और किसी एंजाइम की मैक्सिमम स्पीड होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कह देंगे। ठीक है, Km क्या है अभी बताता हूं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करेगा बेटा, ये देखो, ये तुम्हारे सबस्ट्रेट का, ठीक है, सबस्ट्रेट की मात्रा बोल सकते हो बेटा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब Km वैल्यू क्या है, ठीक है, तो बेटा V मैक्स के आधे में, देखो V मैक्स के आधे में मतलब हाफ में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है,
वी मैक्स के आधे में सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केएम वैल्यू कहते हैं। मैं तुमको इसके ग्राफ में दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको ग्राफ में दिखा रहा हूं, ग्राफ में सिंपली आप समझ जाएंगे। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ बना, ठीक है भाई, और यहां से ऐसा ग्राफ बनाते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी बेटा, ये तो तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और ये हो गया बेटा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम रिएक्शन इनिशियली बढ़ती है। ये देख लो, ये धीरे धीरे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है और बेटा अल्टीमेटली क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब बताओ, कितना भी सबस्ट्रेट डाल दो, यहां पे सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओ, आपका एंजाइम एक्टिविटी अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये रेंज जो है वो इसका मैक्सिमम रेंज कहला रहा है, ये रेंज इसका मैक्सिमम रेंज है बेटा। तो इसी मैक्सिमम रेंज को हम कहते हैं वी मैक्स। और वी मैक्स के आधे में देखो, वी मैक्स के आधे में क्या मैं लेबल कर सकता हूं इसको, बिल्कुल, वी मैक्स के आधे में इतना, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना, ये देखो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये बेटा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बता रहा है। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मार्क कर दो, ये सब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो जस्ट वी मैक्स के आधे में सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कहलाता है आपका क्या, केएम वैल्यू। इस ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबोलिक, इस ग्राफ को हम कहते हैं क्या, हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है सिग्मोइडल कर्व और दूसरा होता है हाइपरबोलिक कर्व। तो हाइपरबोलिक कर्व यहां पे बनता है, ठीक है। हमने केएम क्या है यहां पे समझाया। वी मैक्स एक मान के चलो एंजाइम की औकात कितनी है, वो कितने जल्दी कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, उसका वी मैक्स है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी है, स्पीड है उसका। एक कार को चला रहे हो, 100 की स्पीड में चल रही है, उसके बाद 110 तक वो नहीं जा सकती, उसकी औकात ही उतनी है। तो वी मैक्स क्या है बेटा, एंजाइम की औकात होती है। और एंजाइम की जितनी औकात होती है उसके आधे में जितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, केएम वैल्यू कहते हैं। और जब भी सबस्ट्रेट में ब्रैकेट डाल दे तो सबस्ट्रेट का क्या होता है, कंसंट्रेशन या फिर सबस्ट्रेट की मात्राएं कितनी होती है वो यहां पे लेबल करती है। तो ये बेटा आपका क्या है, हाइपरबोलिक कर्व है, ठीक है, सिंपल है। हाइपरबोलिक कर्व हमने यहाँ पे बना दिया है, चीजें जो है मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो यार, एक होता है बेटा टर्न ओवर नंबर होता है, ठीक है, टर्न ओवर नंबर, ठीक है, टर्न ओवर, क्या बोलेंगे इसको, नंबर कहेंगे बेटा। ये टर्न ओवर नंबर क्या है, ठीक है। तो एक एंजाइम गिवन टाइम में, मतलब एक सेकेंड में, जैसे मान लो हम सेकेंड की बात करेंगे तो वहां पे हम पर सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी विद इन अ सेकेंड, ठीक है। एक एंजाइम, ठीक है, दिए गए समय में, दिए गए समय में हम बात करेंगे बेटा पर सेकेंड की ना, पर सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट को, कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है या प्रोडक्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, टर्न ओवर नंबर कहेंगे। प्रोडक्ट पर सेकंड की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम में पूछे कि भैया टर्न ओवर नंबर किसका जानते हो, तो यदि मैं बात करूं टर्न ओवर नंबर का, तो एक एंजाइम के नाम याद रखना बेटा, कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है भाई। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का यूज कर, मतलब ये वो एंजाइम है बेटा जिसका सर्वाधिक
ठीक है, सर्वाधिक मतलब हम बात करें मैक्सिमम क्या है, टर्नओवर नंबर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर किसका है बोलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का होता है। आपको पता होगा कि कशेरुकी और अकशेरुकी वर्टिब्रेट, चलो कशेरुकी और अकशेरुकी, ठीक है बेटा, वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसीएस में ज्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है। मगर अकशेरुकी में बेटा आरबीसीएस तो होती नहीं है, तो कहां प्रेजेंट होगा, तो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में दो कैरेक्टर आपको बताया, उसको याद रखना कि ये बंदा मैक्सिमम टर्नओवर नंबर वाला बंदा है और इसका प्रेजेंस कहां का होता है बेटा, तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में होते हैं। हाँ, मगर यदि हम बात करेंगे आरबीसीएस का तो वर्टिब्रेट में होगा, और यदि हम बात करेंगे सॉरी वर्टिब्रेट में आरबीसीएस के अंदर में होगा, और जो इनवर्टिब्रेट है अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनमें ये प्लाज्मा में होते हैं, क्योंकि उनमें आरबीसीएस एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो याद रखना, क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, गैसों का विनिमय जो चैप्टर है बेटा, जिसमें लंग्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल यहाँ कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से अभी टर्न नंबर कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ कि भाई कौन सा एंजाइम अच्छा है और कौन सा एंजाइम बुरा है, कैसे पहचानोगे। ठीक है, समझो बात को। एक अच्छे एंजाइम की क्वालिटी क्या है, अच्छे उत्प्रेरक का या एंजाइम की, अच्छे एंजाइम के गुण क्या है, तो बेटा दो कैरेक्टर्स तो पहले याद रखो। ठीक है, एक वीमैक्स याद रखो, जिसका स्पीड ज्यादा अच्छा है, वीमैक्स जितना ज्यादा होगा वो अच्छा एंजाइम है। ठीक है, जिसका केएम वैल्यू कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि कोई एंजाइम, ठीक है, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, यदि किसी एंजाइम का केएम वैल्यू ज्यादा एवं वीमैक्स वैल्यू कम है, तो वह क्या बेटा, कमजोर एंजाइम बोल सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, कमजोर एंजाइम के खानदान में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वह कमजोर एंजाइम होता है, में ना लिख करके होता है लिख देते हैं, कमजोर एंजाइम होता है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपली मैंने इसको डिफाइन कर दिया, चीजों को क्लियर हो गया बेटा कि कौन सा एंजाइम अच्छा है और कौन सा एंजाइम बुरा है। आप तो फॉर्मूले को देख करके बता सकते हो, देख लो, फॉर्मूले को देख के बता सकते हो। मैंने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल Vmax into substrate concentration upon Km वैल्यू प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देख लो, जो प्रोपोर्शनल में है बेटा, v वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही Vmax उतना ही ज्यादा होगा, और ये उल्टा है, 1/1 में है। तो वेलोसिटी यदि हाई है मतलब Vmax भी हाई है, और Km वैल्यू क्या है, कम है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लिमिट तक जब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, मगर बाद में अपने आप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि एंजाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, एंजाइम का वर्गीकरण हमको कवर करना है। तो चलिए कवर करते हैं वर्गीकरण। ठीक है, लिख दो, यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, एंजाइम का वर्गीकरण। ठीक है भाई, तो बेटा एंजाइम की वर्गीकरण करने के लिए एक कमेटी बैठी थी, जिसको हम कहते हैं ईसी, एंजाइम कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कमीशन कहते हैं। एक तरह का कमेटी गठित हुई थी जिन्होंने एंजाइम के क्लासिफिकेशन को रेगुलेट किया, वर्गीकृत किया है। हम इसको टोटल 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्गीकरण। ट्रिक क्या है बेटा इसका? तो ट्रिक नंबर 1, इसका पूरा ट्रिक देखो, यहाँ पे EC1, ये तुम्हारा EC2, ये तुम्हारा EC3, ये तुम्हारा EC4, ये तुम्हारा EC5 और ये तुम्हारा EC6। टोटल 6 कैटेगरी ऑफ एंजाइम होता है। ट्रिक है बेटा ऑथलिल। क्या ट्रिक है? OTHLIL, ऑथलिल। ठीक है, क्या बोला? OTHLI, क्या है? L। O का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो, ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडो, ये आई आएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। टी का मतलब होता है बेटा ट्रांसफेरेज। एच का मतलब, पहले देखो, एच मतलब आ जाएगा हाइड्रोलेज। सबके पीछे एजेस डाल देना, हाइड्रोलेजेस हो जाएगा। लाइएजेस, आइसोमेरेजेस और लाइगेज है बेटा लास्ट वाला। पहले वाला एल जो है वो तोड़ने वाला और बाद वाला जोड़ने वाला। टोटल 6 एंजाइम के क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये EC1 हो गया, ये आपका EC2 हो गया, ये आपका EC3 हो गया। ठीक है, ये आपका बेटा EC4 हो गया, ये आपका EC5 हो गया और ये EC6 हो गया। ठीक है, तो चलिए टोटल क्लासिफाइड कर दिए हैं बेटा 6 अलग अलग कैटेगरी में। यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे और कम से कम यहाँ पे, चलो मैं अपने आप को इधर मूव कर देता हूं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैंने मूव कर दिया है, अब देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो, एक मिनट। ठीक है भाई, यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे, एक मिनट, स्टूडियो मोड को हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हट गया है। चलिए बेटा, अब यहाँ पे बात करते हैं। चलो देखो, एंजाइम का नाम है बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका मतलब ये है कि ये दो ऑक्सीकरण और अपचयन का काम करता है। ठीक है, ये एंजाइम ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेगुलेट करने वाले को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखोगे कि कौन कौन से एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, तो बेटा एक तो है तुम्हारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो ये काम को करता है। यहाँ पे ना आई कर लेना, वाई नहीं है। और एक आ जाएगा बेटा क्या? कैटालेज। ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम को वहां पे पुट कर देना, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की कैटेगरी। ट्रांसफेरेज नाम से ही समझ में आता है, ये किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है। फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लो ए के साथ में OH है, इसका रिएक्शन बी के साथ किया, तो ये क्या करेगा? BOH, देखो OH ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, ए बेचारा खाली हो गया। ठीक है, इस तरह से वो ट्रांसफर करता है। यदि एग्जाम्पल की बात करोगे बेटा तो बहुत सारे हैं। अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, नाम से ही समझ में आता है। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला हेक्सोकाइनेज, जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस में आता है। हेक्सोकाइनेज के साथ आप बोल सकते हैं बेटा ग्लूकोकाइनेज। ये दोनों एंजाइम एक साथ आपके रेस्पिरेशन में आते हैं बेटा। और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, बट इतना याद रखो चल जाएगा। अब आता है बेटा हाइड्रो, मतलब वाटर। ठीक है, H2O की उपस्थिति में,
H2O की उपस्थिति में क्या करता है, ये बॉन्ड्स को तोड़ता है बेटा, ठीक है। H2O की उपस्थिति में बंध का क्या करता है, अपघटन करता है। ये लो, अपघटन करता है। कैसे कैसे बंध को भाई, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, इन सभी बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगा, मगर वाटर के प्रेजेंस में करता है। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि प्रोटीएज, ठीक है, जैसे हमने प्रोटीएज ले लिया, एमाइलेज ले लिया, लाइपेज ले लिया, ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है भाई। तो इतने सारे एंजाइम होते हैं, लाइपेज में आई आएगा लाइपेज, ठीक। तो ये एंजाइम हो गया बेटा। एक मिनट, मैं अपने आप को इधर ले आता है ताकि इधर दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये भी एंजाइम जो लाइएज है बेटा, इसका भी काम हाइड्रोलेज की तरह ही होती है, मगर वाटर की अनुपस्थिति की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर की आवश्यकता नहीं है। ये बिना वाटर के ही क्या करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बेटा, ठीक है। तो बिना पानी के ये भी बंध को, ठीक है, तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। कौन सा, लाइएज जो है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से बंद है भाई, तो ईथर, ईथर का बॉन्ड हो गया बेटा, तुम्हारा एस्टर बॉन्ड हो गया, ईथर, एस्टर और एमाइड बॉन्ड, ठीक है, जो इसकी तरह। एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा आपका एल्डोलेज, ठीक है, क्या नाम है, एल्डोलेज एंजाइम जो है लाइएज में आता है। अब यार ये तो बहुत अच्छा है, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना, एपीमर, एनोमर, जो उसी मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल को या किसी एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दे, उसके पोजीशन को चेंज कर दे। तो आइसोमर का काम क्या है, किसी भी ग्रुप या फिर एलिमेंट को क्या करता है बेटा, इंटरचेंज करने का काम, इंटरचेंज करता है। जैसे कार्बन में OH ग्रुप यहाँ है और H ग्रुप यहाँ है, ये चेंज किया, कार्बन में OH ग्रुप यहाँ आ गया और H ग्रुप यहाँ आ गया, इस तरह का काम करता है। और ऐसे एंजाइम का नाम हमेशा आइसोमेरेज होता है। क्या नाम होता है, आइसोमेरेज। लाइगेज बेटा ये बंध को जोड़ता है, बॉन्ड को जोड़ता है, ठीक है, सभी के बीच में, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को जोड़ता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये एक नाम लेता हूं एग्जांपल, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज को आपको पता है बेटा, ये 5 प्राइम के फॉस्फेट ग्रुप को 3 प्राइम के OH ग्रुप के साथ जोड़ता है और ये बॉन्ड बना लेता है, वहां पे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 एंजाइम बताया, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है, तो ये दो काम करता है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफरेज क्या करता है, तो ट्रांसफरेज का काम है यहाँ पे आपका किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। हाइड्रोलेज का काम क्या बेटा, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना, बिना वाटर के यदि बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है तो वो लाइएज में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 5th नंबर का एंजाइम आता है आइसोमेरेज, वो दो मॉलिक्यूल में चेंज नहीं कर रहा है, एक ही कंपाउंड में वो किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप को या किसी एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है उसी में, ठीक है, ए से ए में ही ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आइसोमेरेज है, इंटरचेंज करता है। और लाइगेज आखिरी है बेटा, जो बंध तोड़ता नहीं है, बंध बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए डीएनए लाइगेज, जो कि एक डीएनए के 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप को दूसरे डीएनए के 3 प्राइम OH ग्रुप से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके क्लासिफिकेशन, जो 6 कैटेगरी। अच्छा, इसका 1 2 3 जो लिखा हुआ है उसको ऐसा ही रखना, इसको चेंज मत करना। आपको मन किया आइसोमेरेज को आपने पहले में लिख दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इन चीजों में, ठीक है भाई। चलिए,
तो ये तो हो गया बेटा एंजाइम का वर्गीकरण। अब यहां पे देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक है जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, मैंने कहा कारक जो एंजाइम की क्रिया को या एंजाइम के क्रिया को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है, मतलब कि बाधक होता है। ठीक है, एंजाइम की क्रिया में बाधक या एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है, लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे पहले एक आप ना क्या देख लो, ग्राफ देख लो पहले। ठीक है भाई, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये आपका तीसरा बॉक्स, 3 बॉक्स हो गया। ग्राफ कैसे बनाना है देखो, 1 मिनट पहले मैं कहा हूं, हाँ ठीक है दिख रहा है अभी। ग्राफ कैसे बनाना है ये देखो, एक ग्राफ बेटा ऊपर गया और ये आ गया नीचे, सेम ऊपर गया और ये आ गया नीचे, ये मैक्सिमम है पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने कहा ग्राफ ऊपर तो गया मगर नीचे नहीं आया, कांस्टेंट है ऐसे। ये 3 तरह के ग्राफ हैं, याद रखना। पहला फैक्टर है बेटा पीएच, दूसरा फैक्टर है बेटा ताप, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और तीसरा फैक्टर है बेटा सबस्ट्रेट। तीसरा जो फैक्टर है वो कौन है, सबस्ट्रेट है। अब ग्राफ देख के मुझे ये बताओ, बस इतना ही बताना है आपको। एक तो ग्राफ सॉरी, एक तो यार ग्राफ आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से जो कारक है एंजाइम के, जो भी कारक हैं उसमें सबस्ट्रेट कौन है, टेम्परेचर कौन है और पीएच कौन है। तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं आपको। पहले और दूसरे को समझ लेते हैं, दोनों सेम है बेटा, दोनों के लिए एक साथ लिखूंगा मैं ये कह रहा हूं कि पीएच को जब शुरुआत में बढ़ाओगे, ये 0 से मैक्सिमम में आता है, ये 0 से मैक्सिमम में आता है। पीएच को बढ़ाया तो बढ़ा, मगर एक लिमिटेड पीएच के बाद वापस गिर गया। टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो बढ़ा, मगर कुछ टेम्परेचर और बढ़ाने के बाद ये कम हो गया। इसको आप कह देना ऑप्टिमम कह देना। ये क्या बेटा, ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये तीसरा कारक है। और चौथा कारक है बेटा तुम्हारा यहां पे इनहिबिटर। ठीक है, चौथा कारक क्या है, इनहिबिटर्स होते हैं। बताऊंगा अभी इनहिबिटर्स क्या है, अभी फिलहाल इन 3 को पहले देख लो। ठीक है भाई, चलिए पीएच और टेम्परेचर को, ठीक है सिंपली लिख रहा हूं मैं शुरुआत में, पीएच व टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, रासायनिक क्रिया की जो दर होती है बेटा, रासायनिक क्रिया की दर बढ़ती है, मगर एक ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमम पीएच एवं टेम्परेचर के बाद क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर के बाद यदि घट जाती है तो समझ जाना कि वो पीएच और टेम्परेचर है। मगर सबस्ट्रेट में ऐसा नहीं है, सबस्ट्रेट बढ़ाने से पहले बढ़ता है, उसके बाद जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन, एंजाइम के सैचुरेट होने के बाद, ठीक है, जो इसका एक्टिविटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम नहीं होगी, ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। उसके बाद ये क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट, अपरिवर्तित हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। पहले बढ़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया जो पहले हमने बनाया था, ये तुम्हारा वेलोसिटी वाला था,
ये तुम्हारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला था, ग्राफ क्या था, हाइपरबोलिक। यही तो वही कर्व है ना, हाइपरबोलिक कर्व। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं बेटा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आती है। अच्छा अच्छा, मैं इधर ले आता हूं कि आप जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे तो इनिशियली बढ़ेगी और उसके बाद में धीरे से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जब तक, बात समझना, जब तक आपने शुरुआत में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इनिशियली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाना, तो आपका जो वी मैक्स होता है वो बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, मैक्स नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बस लिखेंगे, वेलोसिटी बढ़ती है। मगर आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी अब बढ़ती नहीं है और ना ही कम होती है, ये अपरिवर्तित हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और जो अपरिवर्तित होता है उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। ये दो कंडीशन हो जाएगी बेटा आपके सबस्ट्रेट के बढ़ने, कंसंट्रेशन बढ़ने के बेस पे, ठीक है। चलिए बेटा, अब हमको पढ़ना है क्या, इनहिबिटर्स पढ़ते हैं और हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। एक हमको कंप्लीट करना है इनहिबिटर्स और एक हमको खत्म करना है कि कौन कौन से एंजाइम के लिए कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हमको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक मतलब कि इसका, एक मिनट, नया स्लाइड क्यों बनाया अपन, इसको हटा देते हैं पहले, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। हमको एक्चुअल में स्टार्ट करना है क्या बेटा, इनहिबिटर, जो कि चौथा इसका क्या है, कारक है। तो चलिए बेटा यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं इसको, इनहिबिटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, बस एक इनहिबिटर बच गया है और होलो एंजाइम एपो एंजाइम को हम स्टडी करेंगे, फिर हमारा एंजाइम का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इनहिबिटर्स को बेटा हिंदी में कहते हैं अवरोधक कहते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स को हम कहते हैं अवरोधक कहते हैं। तो भैया कौन कौन से अवरोधक हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या करना है बेटा आपको, इनहिबिटर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। आप क्या करना, इनहिबिटर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर लो कुछ इस तरह से, ओके। सबसे पहला टाइप है बेटा प्रतिस्पर्धी, मतलब कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। प्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी को क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। और एक हो जाएगा बेटा अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव। तीन तरह के इनहिबिटर्स हमको पढ़ना है, जो प्रतिस्पर्धी है और बाकी दो नो है जो अप्रतिस्पर्धी कहलाएंगे। इनके बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, कंटेंट नोट करना है। तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल रहा है बेटा, मतलब जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड करेगा और वो इनहिबिटर के साथ भी बाइंड करेगा। इनहिबिटर के साथ बाइंड करके EI कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखो, एक ही एंजाइम से दोनों को बाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, मेहनत लग रहा है। मतलब हमारा जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड करेगा और इनहिबिटर के साथ भी बाइंड कर रहा है। यहाँ चल रहा है कंपटीशन, और कंपटीशन चल रहा है दोनों में, जो बेहतर होगा वो ज्यादा बाइंड करेगा। मान लो इनहिबिटर बहुत स्ट्रांग है, तो इनहिबिटर के स्ट्रांग होने के कारण जो इनहिबिटर के नंबर ज्यादा हो जाएंगे एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट साइड में हो जाएंगे बेटा। अब बताओ क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे डेंजरस है, ठीक है भाई। ये बंदा जो है वो सबसे क्या कहलाएगा बेटा, डेंजरस कहलाएगा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। EI कॉम्प्लेक्स बना लिया, ध्यान से सुनना, इनहिबिटर एवं सबस्ट्रेट को S दोनों, ठीक है, इनहिबिटर एवं सबस्ट्रेट दोनों
सेम साइट से बाइंड करते हैं, सेम साइट ऑफ एंजाइम से बाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह से बाइंड करेंगे तभी तो इनके बीच में कंपटीशन चलेगा। सेम बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट बोथ, दोनों के लिए हो गई। मतलब ये क्या करेगा बेटा, सबस्ट्रेट या फिर इनहिबिटर कंपीट करेगा। आई जो है वो क्या करेगा, कंपीट फॉर बाइंडिंग। मतलब इनहिबिटर क्या करेगा बेटा, प्रतिस्पर्धा करेगा। हिंदी में बोलूं तो जो आपके अवरोधक होते हैं, अवरोधक, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करेंगे किसके साथ, बाइंडिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि एंजाइम से बाइंड हो सके। ठीक है, एंजाइम से बाइंड होने के लिए कंपटीशन करेंगे। ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव है भाई, ये तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर रहा है। मतलब ये कि मान लो एक कोई एंजाइम है हमारे पास, ये एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम से बाइंड करने वाला सबस्ट्रेट यहां है, ये देखो ऐसा। ठीक है, ये दोनों मिलके मान लेते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिए। और जो हमारा इनहिबिटर है बेटा, यहाँ पे इनहिबिटर है वो आई है, इसकी बाइंडिंग साइट यहाँ है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट यहाँ है। मतलब यहाँ पे इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए कंपटीशन नहीं करेगा, इनहिबिटर के लिए दूसरा बाइंडिंग साइट होगा। इनहिबिटर के लिए दूसरा क्या होगा बेटा, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी, कंपटीशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों बाइंड करेंगे। मतलब ये आपका एंजाइम भी बाइंड कर रहा है और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट भी इसके साथ बाइंड कर रही है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, प्लस हमारा जो इनहिबिटर है वो यहाँ पे आके बाइंड कर लिया मान लो, तो दोनों की बाइंडिंग हो रही है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया बेटा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें और तमाशे चल रहा है। क्या चीज है देखो यहाँ पे, ये तीसरा वाला कंडीशन कहता है, एक मिनट, तीसरे वाले में बेटा इनहिबिटर के लिए कोई बाइंडिंग साइट नहीं थी पहले, इनहिबिटर के लिए कोई बाइंडिंग साइट नहीं थी, मगर जब इनहिबिटर अपने एंजाइम से बाइंड करता है तो यहां पे देखो, जैसे मान लो ये बाइंड कर लिया, ठीक है भाई, ये दोनों बाइंड कर लिए। अब बाइंड होने से इंड्यूस होकर के नया बाइंडिंग साइट बनता है फॉर दी सबस्ट्रेट। ये देखो इंड्यूस होकर के, अब यहां देखना एंजाइम की बाइंडिंग साइट तो थी पहले से, ये देखो, और इनके साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड किया हुआ था तो ये ऐसा बाइंड है। इसके बाद मैं कहता हूं कि भैया इसके पास एक नया बाइंडिंग साइट आ रही है कुछ इस तरह से, ये देखो इस जगह पे इंड्यूस हुआ है। अब यहां पे आके कौन बाइंड करेगा बेटा, जो इनहिबिटर है वो आके बाइंड कर लेगा ऐसे। देखो तीनों के बाइंडिंग का कंडीशन अलग है, यहाँ पे सेम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे डिफरेंट बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे भी डिफरेंट बाइंडिंग साइट है, मगर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद इनहिबिटर आता है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बेटा, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग जगह पे बाइंड करते हैं। हाँ, ये बाइंड होकर के एंजाइम के स्पीड को, एंजाइम के स्पीड को क्या कर सकता है बेटा, कम कर सकता है। ठीक है, ये स्पीड को कम कर सकता है और अनकॉम्पिटिटिव भी ऐसा ही करता है बेटा, स्पीड को कम करता है। मगर तीनों का आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा कि तीनों में कौन कौन से ऐसे हमारे बॉडी के एग्जाम्पल है। एक मिनट, इसको मैं इधर हटा दिया रहता हूँ फिलहाल। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव में, अच्छा देखो, कॉम्पिटिटिव को कहना सी आई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और इसको कहेंगे बेटा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, यूसीआई कहेंगे। ठीक है, तीन कैटेगरी हो गई। अब इन तीनों कैटेगरी में से सबसे मेन है बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर में आपने पुट किया था बेटा कॉम्पिटिटिव
क्या नाम था इसका? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नाम था। ठीक है, आप बोलेंगे तो प्रतिस्पर्धी। ठीक है, क्या है ये? उत्प्रेरक, सॉरी इनहिबिटर है, अवरोधक बोलेंगे। इनके ना बेटा हमको क्या करना है, एग्जाम्पल पढ़ना है ताकि हमको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल है बेटा तुम्हारा मेलोनेट नंबर 1। क्या नाम है? मेलोनेट। ठीक है, मेलोनेट। बेटा मेलोनेट एक इनहिबिटर है। ठीक है, किस एंजाइम को रोकता है? तो मेलोनेट इनहिबिटर एक एंजाइम है बेटा जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को रोकता है, जिनका एक्चुअल में सबस्ट्रेट कौन है? देखो तीन चीजें याद करनी है। उसका इनहिबिटर कौन है, कौन सा इनहिबिटर कौन सा एंजाइम को रोक रहा है, और इस एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट कौन है? बेटा सक्सिनेट है। तो देखो बाइंड होना चाहिए था किसको? सक्सिनेट को। बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं, बाइंड होना था सक्सिनेट को, मगर बाइंड होने के लिए कौन आ गया है? तुम्हारा ये मेलोनेट आ गया है। मतलब ये देखो यहां पे मेलोनेट, ठीक है, एवं सक्सिनेट, मेलोनेट और सक्सिनेट के बीच क्या चलेगा? कंपटीशन चलेगा। ठीक है, कंपटीशन चलेगा किससे बाइंडिंग के लिए? एंजाइम से बाइंडिंग के लिए। ठीक है, एंजाइम से बाइंड होने के लिए इनके बीच में क्या चलता है बेटा? कंपटीशन चलेगा। ठीक है, एंजाइम से बाइंड होने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया जो एनसीईआरटी बेस्ड भी है, और आपको यहां से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। यदि मैं रियल लाइफ को भी यहाँ पे कंपैरिजन करूं बेटा, तो रियल लाइफ में एक ड्रग्स है जिसका यूज हम करते हैं, तो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे मेथो। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा, मगर ठीक है याद कर लो, मेथोट्रेक्सेट। ये एक तरह का ड्रग्स है बेटा जिसका यूज हम क्या करते हैं? एज अ कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं, यूज्ड इन कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी में इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल यदि बोलोगे तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला कौन है बेटा? तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी यहाँ पे क्या है? इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो दो चार यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल मेंशन कर दिए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आते हैं। इसको नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में पहला जो फर्स्ट नंबर का है बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो ज्यादातर आता है। ठीक है, इसमें और कुछ खास बातें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भाई प्रीवियस पेज में आते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने एंजाइम के कंडीशंस के बारे में बताएं। तो कौन सा एंजाइम किस फॉर्म को इनहिबिट करता है? यहाँ पे याद रखना, कोई भी इनहिबिटर दो चीजों को कम ज्यादा कर सकता है बेटा, एक Vmax और एक आपका Km वैल्यू। ठीक है, सब जगह पे मैं लिख रहा हूं Vmax और Km वैल्यू, यहाँ पे भी Vmax और Km वैल्यू। ठीक है, तो याद कैसे करना है बेटा? पहले इंक्रीज, बाद में डिक्रीज और बाद में डिक्रीज। ठीक है, एक ही जगह इंक्रीज होगा। अब बताओ क्या कोई इनहिबिटर एंजाइम के Vmax को बढ़ा सकता है क्या? कभी नहीं। तो पहले कंडीशन में Km वैल्यू बढ़ जाती है और Vmax रहता है बेटा अनचेंज्ड। अब बोलोगे Km क्यों बढ़ गया? क्योंकि ज्यादा सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा सबस्ट्रेट की नीड होगी, इसीलिए इसका जो Km वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, मगर Vmax जैसा का तैसा रहता है बेटा।
नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है कि भैया ये तो एंजाइम जो भाग रहा था हाई स्पीड से उसको रोक दिया है, तो रोकने का मतलब ये है कि Vmax की वैल्यू कम हो गई और ये क्या हो गया बेटा, अनचेंज्ड हो गया। और यहां तो गड़बड़ है, दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगे यहां पे। एक मिनट हटा देता हूं मैं, ऐसा यहां रख देता हूं, देख लो यार। पहले कंडीशन में Km बढ़ा, Vmax अनचेंज, नो चेंजेस हुई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में Vmax कम हो गया और Km वैल्यू अनचेंज रहा। तीसरे कंडीशन में आप देख लो कि भैया Vmax और Km दोनों की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मैंने तीनों इनहिबिटर के जो मेन की पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक ही पेज में आपको डिलीवर कर दिया है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। बेटा मैंने यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया है ताकि तुम इन चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ। ये हो गया बेटा इनहिबिटर के बाद जो आपको मुझे बतानी थी। चलिए हम नया चीज स्टार्ट करते हैं बेटा। कोई भी एंजाइम, ठीक है, किसी भी एंजाइम के यदि फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो वो बेटा प्रोटीन से बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम का, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब मुझे बताओ कि आपका जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से बनता है, मगर प्रोटीन के साथ साथ और भी कई सारे अदर कंपोनेंट भी जुड़ते हैं। यदि वो सिर्फ प्रोटीन से बना हो तो उसको हम कहते हैं बेटा सरल, ठीक है। सरल एंजाइम बोल देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं सिंपल, सिंपल एंजाइम। और एक एंजाइम आता है बेटा जिसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है, इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है कि होलो क्या है, एपो क्या है, पूछा जाता है। ऐसा एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड से बना हो, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड से ही बना हो, उसके अलावा कोई भी अदर कंपोनेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल एंजाइम की कैटेगरी में रखते हैं। मगर ठीक है, ऐसे प्रोटीन या ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के साथ साथ, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन ना, अच्छा नॉन प्रोटीन में कौन आएगा बेटा, नॉन प्रोटीन में तुम्हारा आएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, आयंस हो गए, मेटल्स हो गए, इन सब की बात कर रहा हूं। तो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन से बने होते हैं, दोनों से बने होते हैं। जब दोनों से बना है बेटा उसको हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। मगर इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इधर लिख देना प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन वाले पार्ट को अलग हटा दो और नॉन प्रोटीन पार्ट को अलग हटा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन प्रोटीन पार्ट, बिना प्रोटीन का बना हुआ पार्ट हो गया। बेटा प्रोटीन पार्ट्स को हम कहते हैं एपो एंजाइम। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपका होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें से प्रोटीन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं बेटा। और नॉन प्रोटीन पार्ट्स को आप कह सकते हैं कोफैक्टर, इसको आप कह सकते हैं कोफैक्टर। मगर कोफैक्टर ये नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स में तीन हो सकते हैं, ठीक है, वन, ये टू और ये थ्री, ठीक है। सबसे पहला होगा बेटा कोफैक्टर, सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका क्या है, कोफैक्टर है। सेकेंड कंपोनेंट है बेटा कोफैक्टर के बाद आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एक आ गया कोफैक्टर, एक आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक का नाम है क्या, मेटल आयंस, ठीक है, मेटल आयंस हो गया। चलो पहले कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप को बनाता हूं, उसके बाद मेटल आयन में चलेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको सीखना है बेटा, को में ओ आया है मतलब ये कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। कोफैक्टर क्या है तो बोल देना ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। बोल दे रहा हूं हिंदी में भाई, कार्बनिक है, कार्बन से बना हुआ कोई भी कंपोनेंट जो है वो कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है।
अब देखो, जब दोनों के दोनों यदि ऑर्गेनिक है तो दोनों का नाम क्यों अलग अलग रखा गया है? एक का नाम कोफैक्टर और एक का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों है? क्योंकि एंजाइम के साथ इनकी जो बंधता है, बाउंडिंग जो होती है, वो अलग अलग होती है बेटा। जो कोफैक्टर होते हैं वो लूजली बाउंडेड होता है, लूजली बाउंडेड विथ एंजाइम, मतलब इसको एंजाइम से आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अलग किया जा सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी बेटा, ऐसे कौन सी चीज है जो कोफैक्टर है? यदि कोफैक्टर के एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप जानते हैं, हमारे बॉडी में ऐसा क्या ऑर्गेनिक है? विटामिन। ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन जो होते हैं वो आपके आ जाते हैं बेटा कहां पे? कोफैक्टर्स में। विटामिन की बात हो गई। ठीक है भाई, ये लूजली बाउंड होते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मगर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, टाइटली बाउंडेड होता है बेटा, टाइटली बाउंडेड विथ एंजाइम होता है, बहुत कॉम्पैक्टली बाउंड होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम बोल सकते हो हिम ग्रुप। ठीक है भाई, हिम ग्रुप हो गया, जो कि एक तरह का पोरफायरिन रिंग डेरिवेटिव होता है, पोरफायरिन रिंग डेरिवेटिव। जैसे कि हीमोग्लोबिन को ले लो, तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट में सेंट्रल आयन और पोरफायरिन रिंग होती है। तो उन पोरफायरिन रिंग्स को आप क्या कह सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं। इसको उनसे अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। मेटल आयन अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि आप जानते होंगे बेटा Fe2+ हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गई, ठीक है, निकिल हो गया, मॉलिब्डेनम हो गई। ये सभी चीजें जो है वो क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाती है। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन आता है कि भाई, एक मिनट पहले ये दिखा नहीं क्या? एक मिनट यहां से हटा देते हैं इसको, कि आपका जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो करता क्या है एंजाइम के साथ बाउंड होके? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि मेटल आयन किस किस एंजाइम में अलग अलग तरह के मेटल आयंस होते हैं, उनके नाम विद एंजाइम आपको याद करना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं बेटा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेटल आयन होते हैं जो एंजाइम में यूज होते हैं। सबसे पहले फेमस है Mg2+। ठीक है, तो Mg2+ जो होता है बेटा वो आपके का ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं, जिसका नाम जैसा कि हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज का भाई का नाम ग्लूकोकाइनेज, और इस दुनिया में सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जिसका नाम रूबिस्को है। ठीक है, इन तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा मैग्नीशियम, जो एंजाइम की क्रिया को फास्ट करता है, बढ़ाता है। आयरन की बात करते हैं बेटा, आयरन से नाम से समझ गए, साइटोक्रोम में आता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं तो साइटोक्रोम में आता है। ठीक है, साइटोक्रोम पूरा नाम लिख लो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और कैटालेज, कैटालेज हो गया, और पेरोक्सीडेज भी आ सकता है, पेरोक्सीडेज। इन सभी में आपका जो मेटल आयन होगा वो कौन होगा बेटा? आयरन होता है। मॉलिब्डेनम यूनिक है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मॉलिब्डेनम का बेटा नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज, या फिर इसका नाम रख देना नाइट्रोजन रिडक्टेज। नाइट्रोजन क्या नाम है? रिडक्टेज नाम है। ये हो गया एंजाइम नंबर 3। ठीक है भाई, अब मॉलिब्डेनम के बाद एक हम पढ़ लेते हैं बेटा निकिल के बारे में, एक हम पढ़ लेंगे मैग्नीज के बारे में, और एक हम देख लेंगे सेलेनियम, जो कि बहुत काम की चीज है। सेलेनियम ग्लूटाथियोन में होता है बेटा, कहाँ होता है? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। ठीक है, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज में आपको ये मिल जाएगा। हाँ, मैग्नीज मिल जाएगा बेटा आपको, मैग्नीज नहीं, इसमें मैग्नीज की जगह पे जिंक लिख लो, जिंक काम का है, Zn। जिंक को लिख लेना बेटा तुम्हारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपको मिल जाएगा। और निकिल एकदम खास है बेटा, यूरिएज में होता है। ठीक है,
इतने सारे एग्जाम्पल आप याद कर लो, आपके एग्जाम में काम आएगा। एक ना एक पेयर में बंचिंग आती है भाई, ये एंजाइम का ये कोफैक्टर है या फिर मेटल आयन है, तो उसके बेस में, उसके बिहाफ में आप इसको बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मगर इतना सारा याद करके करोगे क्या? इतना ही चीज को याद कर लो ताकि एंजाइम का जो पूरा पोर्शन है, ओवरव्यू, वो हमारा क्लियर हो जाए और हमसे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनने लग जाए। ठीक है।